नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो विश्लेषण की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के 50 सीटें भी नहीं आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कि आने वाले चंद महीने बचे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव का। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के 50 सीटें भी ना आए। शायद ये ऐसी बातें हैं जो कि कई बीजेपी सपोर्टर यकीन नहीं कर पाएंगे, कई बीजेपी सपोर्टर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस बार की तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें साथियों, तो पिछली बार 2019 में अगर हम देखें, लोकसभा का हम बात कर रहे हैं, 2019 में लोकसभा में 23 सीटें बीजेपी ने जीता। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जो सीटें जीता वो 9 था। थोड़ी इस कहानी को देखिए, थोड़ी इस परिस्थितियों को समझिए साथियों। जो परिस्थिति इस समय है और इन परिस्थितियों को समझने के बाद आप बखूबी सियासत को समझ जाइएगा, महाराष्ट्र की राजनीति को समझ जाइएगा। महाराष्ट्र में इस समय मराठी मानुष का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। मराठी मानुष का मुद्दा महाराष्ट्र के सियासत में बड़ा मुद्दा है और मराठी मानुष का जब मुद्दा आता है तो इस समय उद्धव ठाकरे से बड़ा कोई महाराष्ट्र में चेहरा नहीं। इसलिए बीजेपी के जो इंटर्न टीम है वो उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में है। उद्धव ठाकरे को लाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपना शिवसेना वापस चाहते हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे का सट ये है कि सीएम का कैंडिडेट उद्धव ठाकरे को बनाया जाए और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का सीएम कैंडिडेट नहीं होगा, उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सर्टिफाइड करना। बीजेपी के जो सोर्सेस है वो कहते हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाए। और दूसरी परिस्थिति है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा जाए। इन दोनों परिस्थितियों में कोई एक परिस्थिति बन सकती है। उधर इंडिया अलायंस की बात करें तो वहाँ उद्धव ठाकरे को अपनी मनपसंद डील नहीं मिल रही। इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वो राहुल गांधी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय अगर लोकसभा के आंकड़ों को हम देखें तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा हम बात करें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तो 9 सीटें जीत मिली थी और जो शिंदे गुट का शिवसेना है, जो कि आप ओरिजिनल शिवसेना भी कह सकते हो, उस शिवसेना के पास 60 सीट है। एनसीपी शरद पवार का जो गुट है उसमें 8 सीट है, जबकि एनसीपी अजित पवार वाला जो एनसीपी है उसमें 1 है। यहाँ पर जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट शिवसेना की बात हो रही है, बाला साहेब उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है उस शिवसेना को आप ओरिजिनल कह सकते हैं, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जनता उद्धव ठाकरे के साथ दिए, ना कि शिंदे गुट को दी। इसी तरीके से अजित पवार को भी महाराष्ट्र की जनता ने साथ नहीं दिया। और जो तस्वीर है उस तस्वीर को वोट शेयर में थोड़ा समझिए। वोट शेयर को जब आप देखेंगे तो बीजेपी को 26% का वोट शेयर मिला, 26.8% और लगभग पिछली बार भी बीजेपी का जो वोट शेयर था इसके थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही था। लोकसभा में बिहार और महाराष्ट्र में ये देखा जाता है कि बीजेपी का 24-26% से ज़्यादा वोट शेयर नहीं होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी का एक प्रमुख दल आप कह सकते हैं, प्रमुख साथी कह सकते हैं, वो शिवसेना है। उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना, शिंदे वाला शिवसेना नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर नुकसान ही हो गई। जितने राजनीतिक विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि शिवसेना को बीजेपी को नहीं तोड़ना था और बीजेपी अगर शिवसेना को नहीं तोड़ती तो शायद बीजेपी को महाराष्ट्र में इस बार सीटें ज़्यादा मिलती। लेकिन बीजेपी ने उस वक्त गलती कर दी जब शिवसेना को तोड़ दिया और शिवसेना को तोड़ने के बाद बीजेपी ने अजित पवार को साथ लाया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। तो जो महाराष्ट्र के लोग हैं ना, महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं ये देखे कि उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ, शरद पवार के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ दी गई। लेकिन इस समय मराठी मानुष का अगर मुद्दा छाया हुआ है महाराष्ट्र में, तो उस मुद्दे में अगर सबसे बड़ा महाराष्ट्र का चेहरा है तो उद्धव ठाकरे का है। दूसरा कोई मराठी चेहरा इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं है। एकनाथ शिंदे का क्या स्थिति हुआ लोकसभा में ये बताने की जरूरत नहीं। एकनाथ शिंदे के साथ 13% वोट शेयर रहा। इसके अलावा हम जब उद्धव ठाकरे के साथ देखते हैं तो उद्धव ठाकरे के साथ लगभग 17%, यानी नीतीश कुमार वाला आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार का 15 से 16% वोट रहता है। वही वोट शेयर उद्धव ठाकरे के साथ इस बार का लोकसभा चुनाव में बना रहा। यूँ कहिए कि ये जो वोटर थे ये मराठी वोटर थे। मतलब
एकनाथ शिंदे के साथ मराठी वोटर जुड़ नहीं पाए और उधर उद्धव ठाकरे के साथ मराठी वोटर अच्छे तरीके से जुड़ गए, जिसका नतीजा आप महाराष्ट्र की सियासत में ये तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कांग्रेस का भी बात करते हैं। कांग्रेस के साथ 16-17% वोट शेयर है, ये आमतौर पर कांग्रेस के साथ होता है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार की बात करते थे तो शरद पवार के साथ 11% का वोट प्रतिशत 60 है। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार की बात कर ले तो अजीत पवार के साथ 4% से भी कम यानी 3.670% वोट शेयर 60 रहता। यहाँ पर बाकी छोटे छोटे राजनीतिक दल है तो उन राजनीतिक दलों का हम जिक्र नहीं करते। जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, जो मेन खिलाड़ी थे, उन खिलाड़ियों की हमने बात की। अगर यहाँ पर अगर आप शिंदे का वोट शेयर और अजीत पवार का वोट शेयर को मिला देते हैं तब भी जो उद्धव ठाकरे का अकेले का वोट शेयर है 16 से लगभग 17% है, तो उद्धव ठाकरे के वोट शेयर का बराबर शिंदे और अजीत पवार के वोट शेयर को मिलाकर भी पूरा नहीं होता है। तो मतलब समझ लीजिए कि इन दोनों के साथ शायद जनता नहीं जुड़ पाई, इन दोनों के साथ कोई महाराष्ट्र अपने गद्दारों को नहीं बख्शता है। तो ये दोनों जो अपनी अजीत पवार की बात करें तो वो अपने चाचा के साथ गद्दारी किए, जबकि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी किए, तो उसकी कीमत शायद महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों को दे दिया। इन दोनों की वजह से भी कोई राजनीतिक वजूद खुद के दम पर नहीं था। अजीत पवार का था भी तो वो शरद पवार के कारण था। जो शरद पवार के वोटर थे वो शरद पवार के साथ ही जाएंगे, अजीत पवार के साथ नहीं जाएंगे। जो शिवसेना का वोटर था, जो मराठी वोटर था, मराठी वोट बैंक था, वो उद्धव ठाकरे के साथ ही जाएगा, ना कि एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा। सीधे शब्दों में कहे तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को ही अपना, महाराष्ट्र के जो शिवसेना सपोर्टर है या जो आप कह सकते हैं मराठी वोटर है, वो अपना नेता कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को मानते हैं, एकनाथ शिंदे को नहीं मानते। इसलिए एकनाथ शिंदे का वोट शेयर आप लगभग 13% के आसपास है। भी आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की, वो शिवसेना को तोड़ा, इसके बाद एनसीपी को तोड़ा, उसका कोई बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिला, आप ये कह सकते हैं। और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन चलिए साथियों, इसके अलावा आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण का मुद्दा भी छाया हुआ है। और मराठी आरक्षण का ये जो मुद्दा है ये उठा कौन रहे हैं? मनोज जरागे पाटिल, जो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठियों को आरक्षण मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनका जो मराठी आरक्षण का मुद्दा है, ये जो मराठी आरक्षण महाराष्ट्र में ये जो मराठी आरक्षण का विषय है ना, इस मराठी आरक्षण के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी को लाभ। मतलब कह सकते हैं मराठी आरक्षण का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान को पहुंचाने की कोशिश है। तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी और देश का आर्थिक राजधानी, मुंबई में ये देखने को मिला है कि गुजराती और मराठी यहाँ पर ज़्यादा होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि गुजराती और मराठी के कारण ही बीजेपी ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन किया। और जो मराठी मानुष का दाव है ना उद्धव ठाकरे का, उस दाव में बीजेपी फंस गई। मराठी बीजेपी ने अपनी पार्टी में, बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐसे कोई बड़ा मराठी चेहरा नहीं दे सका जो उद्धव ठाकरे को टक्कर दे सके। बीजेपी कोई ऐसा मराठी चेहरा खड़ा नहीं कर सका जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शरद पवार को टक्कर दे सकता है। ऐसा कोई मराठी चेहरा बीजेपी अब तक अपने पार्टी में खड़ा नहीं कर सका। और जहां तक बीजेपी ने अगर इस बार महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन किया है तो इसके पीछे मुंबई में जो गुजराती मराठी का मामला है उस कारण से भी देखने को मिला। लेकिन इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की जो पार्टी को तोड़ा, शिवसेना को जो तोड़ा, उसका लॉसेस भी बीजेपी को मिला। और इस कारण से बीजेपी का लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। अब ऐसी अटकलें लग रही है कि विधानसभा में हो सकता है कि बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा भी पार ना कर सके। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से पलट जाएगा साथियों। और महाराष्ट्र की राजनीति जिस दिशा की तरफ बढ़ चलेगा वो दिशा शायद किसी को पसंद नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अगर उस दिशा की तरफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप सवाल निशान तो बीजेपी पर खड़ा होगा। अगर बीजेपी की स्थिति ये हो जाती है महाराष्ट्र में कि 50 सीटें भी हासिल ना हो, अभी तक चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कोशिशों में लगा हुआ है। और बीजेपी इस बार हो सकता है कि महाराष्ट्र में कई पुराने चेहरों को बदल दे विधायक के टिकट से, और ऐसा प्लान बीजेपी कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि अगर उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी को कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो
महाराष्ट्र था, 19 में बीजेपी 23 सीटों पर था। इस बार 2024 में बीजेपी 9 सीटों पर आ गया। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं निराश किया और बीजेपी अगर अकेले दम पर लड़ता, जितने राजनीतिक विश्लेषक थे सबका यही मानना था कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी अपने दम पर लड़ता और इस प्रकार से पार्टियां नहीं तोड़ता, इतने ज़्यादा जनता में नाराज़गी हो जाती शिवसेना के प्रति, एनसीपी के प्रति और कांग्रेस के प्रति कि नतीजा बीजेपी के फेवर में होता। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के चक्कर में वो गलती कर दिया, जिसके कारण बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ा। बात करें तो दोनों ही दक्षिणों में कहीं ना कहीं घमासान है। एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिले, जबकि अजीत पवार चाहते हैं उन्हें ज़्यादा सीटें मिले। अजीत पवार के लोकसभा में भले 1 सीटें लाए, लेकिन अजीत पवार भी चाहेंगे कि उन्हें अच्छा सीटें मिले। इसके अलावा एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिले। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नाम है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में भी उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सीएम फेस उद्धव ठाकरे को बनाया जाए, जबकि शरद पवार इस बात से सहमत में नहीं है। शरद पवार मान भी जाए लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस इस समय नंबर 1 पार्टी है महाराष्ट्र में, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सांसद है, तो कांग्रेस चाहेगी कि सीएम फेस कांग्रेस पार्टी का हो। लेकिन जो महाविकास अघाड़ी में बातचीत चल रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि अभी हम कोई सीएम पेज का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, इलेक्शन के बाद हम सीएम फेस का अनाउंसमेंट करेंगे। सीधे शब्दों में समझिए कि महाविकास अघाड़ी में ऐसी बातें चल रही है इस समय कि उद्धव ठाकरे के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाए, बल्कि इलेक्शन के दौरान कोई चेहरा नहीं होगा, बल्कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अपना चुनाव लड़ेगा और जब चुनावी परिणाम आ जाएगा, सीटों का जो संख्या है उस हिसाब से सीएम का फेस तय कर दिया जाएगा। उस परिस्थिति में अगर कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आता है तो उस परिस्थिति में ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का सीएम रहेगा और उद्धव ठाकरे के पार्टी को डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाएगा और एनसीपी शरद पवार का जो है उन्हें भी डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाएगा। मतलब सीधे शब्दों में समझिए, सियासत समझिए तो कांग्रेस चाहता है कि महाराष्ट्र में उसका सीएम बने और कांग्रेस इस मिशन पर लगा हुआ है। लेकिन परिस्थिति इस समय काफ़ी मुश्किल है महाविकास अघाड़ी में भी, और एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ भी सीएम पेस की लड़ाई हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अब चाहता है कि बीजेपी का सीएम हो, और जिस प्रकार की स्थिति एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करें तो 13% वोट शेयर है। इसके अलावा अगर हम देखें अजीत पवार का लगभग 4% वोट शेयर है, अजीत पवार का 4% से भी कम है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहेगा कि अजीत पवार सीएम फेस बने या एकनाथ शिंदे सीएम फेस बने, और अजीत पवार का कोई भरोसा नहीं कि वो कब पलट जाए। अजीत पवार इस समय गठबंधन में खुश नहीं है और खबर यह है कि वो अपने चाचा के साथ आना चाहते हैं, और अजीत पवार का खुद का राजनीतिक का जो वजूद है वो शायद नहीं है। लेकिन इस समय जो खबरें महाराष्ट्र से सामने आ रही कि महाविकास अघाड़ी अपना कोई सीएम फेस अनाउंसमेंट नहीं करेगा। महाविकास अघाड़ी इलेक्शन के बाद अगर वो चुनाव जीतता है तो मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया अलायंस कोई सीएम फेस का घोषणा नहीं करेगा। जब इलेक्शन जीत जाएगा तो उसके बाद डिसाइड की जाएगी कि सीएम कौन बनेगा। एनडीए की बात करें तो यहाँ भी कोई सीएम फेस या सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा, यानी दोनों खेमों में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई सीएम फेस ना। शरद पवार की हम बात करते हैं तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति को जितना बेहतर ढंग से समझते हैं, महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति को शरद पवार जिस तरह से समझते हैं वो वैसा शरद पवार जिस प्रकार से समझते हैं उतना कोई दूसरा नेता नहीं समझता है। सीधे शब्दों में कहें तो शरद पवार वो चेहरा, शरद पवार जो है महाविकास अघाड़ी के एक प्रमुख गठबंधन के, अगर महाविकास अघाड़ी का गठबंधन चल रहा है तो उसमें आप कह सकते हैं प्रमुख चेहरा शरद पवार है। और इस बार जो महाविकास अघाड़ी ने सफलता भी हासिल किया, उद्धव ठाकरे को आप क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन शरद पवार को कम क्रेडिट मत दीजिए। शरद पवार के भतीजे ने धोखा दिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, और उस नई पार्टी को बनाकर भी शरद पवार उस स्थिति में रहते हैं कि उनके भतीजा का स्कोर बोर्ड 1 सीट पर रह जाता है और शरद पवार का स्कोर बोर्ड 8 तक पहुंच जाता है। शरद पवार को ज़्यादा समय नहीं मिला और कई सीटें ऐसी थी जहां कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि जो शरद पवार के गुट का सिंबल था वही से मिलता जुलता सिंबल दूसरे प्रत्याशियों को दे दिया गया, निर्दलीय प्रत्याशियों को दे दिया गया। नहीं तो शरद पवार का प्रदर्शन जो था वो और बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन जब हम महाविकास अघाड़ी को देखते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ मराठी वोट तो है,
उद्धव ठाकरे के साथ मराठी वोटर है ही, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ मुस्लिम वोटर भी आ चुका है। मतलब उद्धव ठाकरे की स्थिति मजबूत है, महाविकास अघाड़ी का स्थिति मजबूत है। लेकिन अब विधानसभा में होता क्या, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब महाराष्ट्र के कुछ चुनावी मुद्दों को बात करते हैं। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा में 6 महीने में 430 किसानों ने आत्महत्या कर दिया। मतलब कि पिछले 6 महीने में 430 किसानों ने आत्महत्या कर दिया। अकेले अगर जून को देखें तो 30 किसानों ने आत्महत्या किया। तो महाराष्ट्र की जब आप राजनीति पर विश्लेषण करते हैं तो ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में किसानों की जो आत्महत्या का मुद्दा है वो भी बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र में किसान कर्ज के बोझ दबता जाता है, और कर्ज का बोझ ही नहीं, महाराष्ट्र के कई इलाके सूखा, इस कारण से भी किसानों को काफ़ी आप कह सकते हैं नुकसान उठाना पड़ता है। सूखा का विषय भी महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा की स्थिति है। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र में जब एक व्यक्ति हैं जिन्होंने RTI फाइल किया तो पता चला कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या कर दी। और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का जो प्रमुख कारण है, वहाँ कई क्षेत्रों में सूखा आ जाता है। उस विषय पर हम महाराष्ट्र की राजनीति पे जब डिटेल में चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे तो आपको बताएंगे कि सूखा की स्थिति भी, सूखा का मुद्दा भी महाराष्ट्र में बड़ा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो फसल है, फसल का दाम उचित नहीं मिलता है। किसानों में गहरा नाराजगी, और उस नाराजगी की कीमत आप लोकसभा में देख चुके हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें, लोकसभा में बीजेपी की सीटें कितनी घट गई। महाराष्ट्र में सूखा की स्थिति का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन महाराष्ट्र में इस समय किसानों का आत्महत्या का मुद्दा तो है ही, साथ में महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण का मुद्दा है। ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जहां वर्तमान सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे की सरकार सवालों के घेरे में आती है। एकनाथ शिंदे से पहले कौन थे मुख्यमंत्री? तो उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे पर भी कहीं ना कहीं कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला करने जा रही है? महाराष्ट्र की राजनीति को जब आप डिटेल में समझिएगा ना, तो महाराष्ट्र में ऐसे कई मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं, महाराष्ट्र के हर अलग अलग हिस्सों में आप जाइएगा, जब आप मुंबई में जाइएगा तो मुंबई में गुजराती वर्सेस मराठी मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके आगे जब बढ़िएगा, महाराष्ट्र के दूर दराज के क्षेत्र जाइएगा, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र जाइएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र की असल स्थिति क्या है। मुंबई की चमक में आप महाराष्ट्र को मत देखिए। महाराष्ट्र के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सूखा का स्थिति है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो वहाँ पर किसानों को जो फसल किसान उगाता है उसमें भी लागत मूल्य से कम पैसे किसानों को मिलता है। जब आप महाराष्ट्र को बेहतर तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को समझिएगा, तब महाराष्ट्र के अंदर का और महाराष्ट्र के अंदर का दर्द को आप समझिएगा। साथियों, महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं, और महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ जब चुनाव होगा तो इस बात को भी समझ लीजिए साथियों कि महाराष्ट्र और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथ है, लेकिन जो गठबंधन में है उनका वोट बैंक उद्धव ठाकरे के वोट बैंक से भी कम है। वहीं अगर शरद पवार की हम बात करते हैं तो शरद पवार के साथ उनके भतीजे ने धोखा किया और शरद पवार ने अपनी नई पार्टी बनाया, और उस नई पार्टी ने भी शरद पवार के जो भतीजे हैं अजित पवार, उससे ज़्यादा वोट शेयर लाता है और उससे ज़्यादा सीटें भी लाता है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार का सीटें 1 है, जबकि शरद पवार की सीटें 8 है, और वोट शेयर जो है वो 10% है। उस परिस्थिति में जब आप देख रहे हैं तो इस बात को गौर कर लीजिए, महाराष्ट्र में कोई वजूद नहीं है। अजित पवार का वोट शेयर 4% से भी कम है, और शरद पवार की बात करें तो उनका वोट शेयर कम से कम 11% के आसपास जाता है। और उस समय जब ये परिस्थिति हुई, कंफ्यूजन हो गई, एक मिलता जुलता सिंबल था, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं होगी। शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी। तो तस्वीर आप महाराष्ट्र की समझ सकते हैं। उस परिस्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस समय मराठी आरक्षण का जो विषय है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। मराठी आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। इंडिया का भी वजूद महाराष्ट्र की सियासत में नहीं है, और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी मानुष दाव ऐसा दाव है जिस दाव में इंडिया अलायंस यूँ कहिए कि महाविकास अघाड़ी मजबूत स्थिति में है, तो वहीं उनके जो विरोधी है
एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के पास कोई ऐसा मराठी चेहरा नहीं है, और जब कोई मराठी चेहरा नहीं है तो एनडीए की स्थिति इस बार ऐसा भी हो सकता है कि 50 सीटें भी ना आए। ये एक ऐसी बात है, अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन के 3 से 4 महीने बचे हैं, हो सकता है समीकरण बदल जाए, उद्धव ठाकरे इधर आ जाए, अगर बीजेपी सीएम पद देने को तैयार हो जाए तो शायद उद्धव ठाकरे आ जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे आएंगे तो एकनाथ शिंदे किधर जाएंगे? एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्या कि उनका जो पुराना सिंबल था, उनका जो पुराना पार्टी का सिंबल था और जो पुराना नाम था वो नाम वापस कर दीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए। उस परिस्थिति में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी कैसे डील करता है? उस परिस्थिति में अगर मान लीजिए ये सिंबल उद्धव ठाकरे ये सारे सट ना भी रखे कि सिंबल वापस नहीं चाहिए, पार्टी का नाम भी वापस नहीं चाहिए, जो पार्टी है उसी पार्टी में उद्धव ठाकरे रहेंगे, तो उस परिस्थिति में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए, तो क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे? क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? ये सारे परिस्थिति, इसके अलावा अजीत पवार का लोकसभा में कम सीटें आया हो, भले ही अजीत पवार का वोट शेयर लोकसभा में कम आया हो, लेकिन अजीत पवार भी तो महाराष्ट्र में एक बड़े चेहरे हैं और एनसीपी महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी है। एनसीपी कम से कम उतनी सीटें चाहेगी जितने उनके विधायक हैं, या हो सकता है ज़्यादा सीटें। उस परिस्थिति में बीजेपी के लिए सीटों का मैनेज करने की बात हम देखें तो एकनाथ शिंदे अजीत पवार भी रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। उद्धव ठाकरे को छोड़िए, महाविकास अघाड़ी में ही रहने दीजिए। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच सीटों का बंटवारा करने में ही बीजेपी के लिए असली चुनौती है। इन दोनों को कितनी सीटें बीजेपी देने को तैयार होगी? क्या बीजेपी अपने पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उससे कम सीटों पर बीजेपी लड़ने को तैयार होगी? जवाब है नहीं। बीजेपी उस जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उससे कम सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। और दूसरे पहलू को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो उद्धव ठाकरे आते हैं तो वो भी तो चाहेंगे कि उन्हें सीटों की संख्या ज़्यादा मिले, और उद्धव ठाकरे सीएम का तो रखेंगे ही, सीएम बनने का शर्त तो रखेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र एक तरफ, महाराष्ट्र के जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो बिल्कुल ही अलग मुद्दे हैं। महाराष्ट्र में पानी की कमी से जल संकट का भी मुद्दा है और उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा जल संकट पे। लेकिन इन सारे विषयों के बीच महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा मराठी मानुस का वो दांव, जो उद्धव ठाकरे खेल सकते हैं, जो शरद पवार खेल सकते हैं। अजीत पवार भी मराठी है, वो भी खेल सकते हैं। एकनाथ शिंदे भी मराठी, वो भी खेल सकते हैं, लेकिन वो उतने बड़े चेहरे नहीं हैं जितने शरद पवार बन गए, जितने बड़े चेहरे मराठियों के बीच उद्धव ठाकरे बन गए। उतना बड़ा चेहरा एकनाथ शिंदे नहीं बन पाए, उतना बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं अजीत पवार नहीं बन पाया। और बीजेपी के पास इस समय कोई ऐसा मराठी चेहरा है ही नहीं बीजेपी के पास जो मराठी मानुस का वो दाव खेल सके। और दूसरी तरफ मराठी आरक्षण का मुद्दा, इन सारे विषयों को जब आप एक कर लीजिएगा तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सियासत में मुश्किलें ही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए रास्ता कठिन है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 50 सीटें भी आ जाए। इस परिस्थिति में, जो परिस्थिति आज के तारीख में है, तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन परिस्थितियाँ राजनीति में कब बदल जाए, समीकरण राजनीति में कब बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है। कि आगे क्या करता है इस बात को भी देखना जरूरी है साथियों। समय का इंतजार करिए, अभी कुछ महीने बचे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, ये सब फ्री है। आप लाइक और कमेंट करिए और लगातार अपनी बातें भी रखिए। अगर महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है ये जरूर बताइए। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।